यानी कि जो हमारी संस्थान है दोस्तों, एस्क्लेपियस वेलनेस, हम लोग एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, आप सभी को पता होगा कि जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, अगर हम अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं तो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर बताते हैं। और हमारा काम क्या है, अगर मैं एक लाइन में, एक सेंटेंस में बताऊं कि हम करते क्या है, तो सिंपल सी चीज है, हम लोगों के जीवन से जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है, बीमारी, उसको निकालने का काम कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि 4 सुख में से अगर जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सुख है वो है निरोगी काया, यानी कि शरीर का स्वस्थ रहना। अगर हमारे पास जीवन में बहुत सारे ऐशो आराम आ जाए, पैसे आ जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, लेकिन अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर वो गाड़ी, वो पैसा, वो बंगला हम लोग यूज भी नहीं कर पाएंगे, इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम मेंटली हेल्दी नहीं है, फिजिकली हेल्दी नहीं है, तो फिर हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी सुख नहीं मिल पाएगा। और आज भारत में कितने सारे लोग बीमार हो चुके हैं, ये आप लोगों को पता होगा। तो इन्हीं बीमारियों के बारे में बात करेंगे और इनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार हम अपनी कंपनी, जो हमारी कंपनी है AWPL, इसके एमडी एंड जो सीईओ हमारे सर है डॉक्टर संजीव सर, उनको जरूर शुक्रिया अदा करें। बिकॉज आज दोस्तों हमारे एमडी सर की वजह से ही जो हमारी कंपनी है भारत के साथ साथ कई सारे देशों में भी एक्सपेंशन कर रही है। तो विदेशों में भी अब हमारी कंपनी जो है धीरे धीरे अपने काम को बढ़ा रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आज के द ग्रेट लीडर, जिनकी वजह से आज ये ट्रेनिंग हो पा रही है। तो थैंक यू करना चाहूंगा हमारे आज के लीडर मिस्टर योगेश सर का। थैंक यू सो मच योगेश सर। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज मेरा थैंक यू एक्सेप्ट करें। अगर आप प्रेजेंट नहीं है तो मैं चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से आप योगेश सर तक मेरा मैसेज जरूर पहुंचाए। और दिल से सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सभी का। बिकॉज जहां मैं देखता हूं कि आजकल लोग नेटफ्लिक्स पे ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, पिज्जा बर्गर खाने में ज्यादा बिजी हैं, आराम करने में ज्यादा बिजी हैं, दूसरी तरफ में मुझे आप जैसे लोग भी दिखते हैं जो अपने समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। और अगर आपने अपना कीमती समय आज निकाला है वेलनेस की ओर, अगर आपने एक कदम ज्यादा बढ़ाया है, तो यकीन मानिए दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज आज के डेट में लोग पॉलिटिक्स पे ज्यादा डिस्कशन कर लेंगे, बॉलीवुड पे ज्यादा चर्चा कर लेंगे, क्रिकेट पे ज्यादा चर्चा कर लेंगे, लेकिन अपने हेल्थ पे, अपने स्वास्थ्य पे लोग बात नहीं करते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य पे बात करना, अपने हेल्थ पे डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है गौरव गुप्ता और मैं AWPL का ऑफिशियल वेलनेस कोच और प्रोडक्ट ट्रेनर हूं। दोस्तों आज इस ट्रेनिंग में मैं कोई डॉक्टर बन के नहीं आया हूं, मैं कोई वैद्य बन के नहीं आया हूं, मैं जस्ट आप लोगों के बीच का ही एक इंसान हूं जो चाहता है, जिसका एक ही मकसद है, एक ही मोटिवेशन है, और मेरा बस एक ही सोच है कि हम सभी मिल के अपने शरीर के बारे में इतने सरलता से सीख लें कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो हम इस बीमारी को पहचान के अपने शरीर को समझ के खुद के डॉक्टर बन जाए और अपने शरीर को स्वस्थ कर लें। बस आज की ट्रेनिंग में मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद यही रहेगा। और आपको पता है कि अगर हमने खुद के शरीर को समझ लिया, खुद की बीमारियों को डायग्नोस करके, पहचान के ठीक करना सीख लिया, तो हमको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सकते हैं। और ट्रेनिंग में आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको पता है कि ट्रेनिंग में हम लोग अपने प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशंस पे भी ध्यान देते हैं, उनके डोजेस पे भी ध्यान देते हैं। तो उन चीजों को लिखने के लिए डायरी और पेन कितने लोगों के पास है? अगर है तो प्लीज कष्ट करके मुझे दिखा दें, तो ही मैं मानूंगा। अच्छा, बहुत लोगों ने एकदम से तैयारी में थे और एकदम से दिखा दिया, बहुत सही, बहुत अच्छा। ये जो जोश है ना, ये जो डिसिप्लिन है, ये बहुत कम लोगों में दिखने में मिलती है। सो थैंक यू सो मच मुझे भी मोटिवेट करने के लिए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं।
प्रोडक्ट पे बात करेंगे, बट प्रोडक्ट पे बात करने से पहले ये क्लियर कर दूं कि प्रोडक्ट बनाने का उद्देश्य है लोगों के जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करना। और हम एक आयुर्वेदिक ब्रांड है, तो पहले आयुर्वेदा के भी बारे में जरूर बात करेंगे। बहुत डीपली नहीं डिस्कस करेंगे, बेसिक तरीके से मैं समझाना चाहूंगा आयुर्वेदा है क्या। देखिए, अगर इसके इतिहास के बारे में बात की जाए तो लगभग 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेदा। और डब्ल्यूएचओ ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी कहा है कि आयुर्वेदा से पहले दुनिया में किसी भी इंसान को यह नहीं पता था कि बीमारियों को सही तरीके से पहचान के ठीक कैसे किया जाए, यानी कि डायग्नोस करके उसका जो असली इलाज है वो किसी को आता नहीं था जब तक आयुर्वेदा का इंट्रोडक्शन दुनिया में हुआ नहीं था। और आयुर्वेदा की शुरुआत किस देश से हुई थी, ये हम सभी को पता है, भारत से। देखिए, आयुर्वेदा को दुनिया तक फैलाने में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर मैं प्राचीन काल के हिसाब से बताऊं तो 3 प्रमुख महर्षि थे जिनका कंट्रीब्यूशन आयुर्वेदा को दुनिया तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा रहा है। महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक और महर्षि वाग्भट। ये 3 महर्षि थे जिनके बताए हुए रास्तों पे आज मॉडर्न साइंस भी चल रहा है, और उनके लिखे हुए ग्रंथों में ऐसे बहुत सारे चीजें अभी भी प्रूफ होती है। उन्होंने इतने साइंटिफिक तरीके से अपने बहुत सारे चीजों को आज से 5000 साल पहले लिखित तौर पे हमें दे दिया था, और उसके बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारे प्रूफ हमारे पास मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं आयुर्वेदा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, आयुर्वेदा शब्द को भी समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली आयुर्वेदा जो है वो 2 शब्दों से जुड़ के बना हुआ है, आयु प्लस वेद। आयु का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा, उम्र जिसे कहते हैं, एज या फिर लाइफ भी आप कह सकते हैं, जीवन भी कह सकते हैं। और वेद का मतलब हो गया यहाँ पे विज्ञान, यानी कि साइंस। तो दोस्तों, जीवन जीने की विज्ञान को हम आयुर्वेदा कहते हैं। द साइंस ऑफ लाइफ इज नोन एज आयुर्वेदा। बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन हम सिंपल तरीके से इस ट्रेनिंग में बातचीत करेंगे। अब सोचिए कितनी प्राउड की बात है, कितनी गर्व की बात है कि हमने दुनिया को जीवन जीने के विज्ञान के बारे में बताया। हमने दुनिया को ये बताया अगर तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी है उसे पहचान के ठीक कैसे करना है। लेकिन अगेन एक दुर्भाग्य की भी बात आती है कि आज भारत, जिसने दुनिया को आयुर्वेदा बताया, योग विद्या के बारे में बताया, आज वही भारत सबसे ज्यादा बीमार हो चुका है। बिकॉज आपको पता होगा कि आज बीमारियां हर घर में पहुंच चुकी है। 3-4 ऐसी बीमारियों के बारे में आज हम बात करेंगे जो बहुत सारे लोगों में, लाखों करोड़ों लोगों में फैल चुकी है, खास करके भारत के अंदर। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को, यानी कि हमारे देश को, डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट भारत में हैं। कितने पेशेंट हैं, अगर अभी के बारे में बताऊं, अभी 2025 चल रहा है, लेकिन 2024 का डेटा अगर मैं बताऊं, एक साल पहले, तो एक साल पहले तक भारत में लगभग 12 से 13 करोड़ लोगों में डायबिटीज की समस्या हो चुकी थी, और हर साल ये जो रेशियो है बढ़ रहा है। अब ये जो डायबिटीज है ये कोई आम बीमारी नहीं है। चलो, शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है, ये सभी को पता है, लेकिन इस डायबिटीज की वजह से 2-3 और बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। किसी भी इंसान को अगर लंबे समय तक डायबिटीज की शिकायत रहेगी तो बहुत बड़ा चांस है कि उस इंसान का जो किडनी है वो भी धीरे धीरे काम करना स्लो कर जाएगा, और उसके किडनी में बहुत सारे दूसरी बीमारियां, बहुत सारे इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे डायबिटीज वाले मरीज आपको मिलते होंगे अगर आप लोग फील्ड में जाओगे तो, और वो मरीज आपसे कंप्लेन भी करते होंगे कि सर मुझे यूरिनल प्रॉब्लम है, बार बार मुझे यूरिन जाने की समस्या हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, मेरा यूरिनल ट्रैक्ट है वो धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो चुका है। दैट मीन्स उनका जो किडनी है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। अब
डायबिटीज की वजह से हमारी किडनी भी खराब हो रही है। डायबिटीज की वजह से एक और बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोमा, जिसका बहुत बड़ा जो रीजन है वो डायबिटीज है। हमारी जो आंखें हैं धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, और अगर ग्लूकोमा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हम पूरे के पूरे अंधे हो सकते हैं, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है खाली डायबिटीज की वजह से। और डायबिटीज की वजह से हमारे ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसको कहते हैं डायमेंशिया, जहां पे लोग छोटी छोटी चीजों को याद नहीं रख पाते। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी कहते हैं इसको। 15 मिनट पहले उन्होंने क्या बात करा था, 20 मिनट पहले उन्होंने किससे बात करा था, डिस्कशन किया था, कुछ उन्हें याद नहीं रहता है। और डायमेंशिया का भी एक बहुत बड़ा रीजन डायबिटीज है। तो एक बीमारी जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीयों के अंदर है, उसकी वजह से 3 और बड़ी बीमारी हो रही है। अब चलो डायबिटीज के बारे में तो बात कर लिया, महिलाओं से जुड़ी हुई एक और समस्या है जो बहुत तेजी से फैल रही है भारत में। पीसीओडी का नाम आई गेस सबने सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है? खाली मुझे स्क्रीन पे एक बार थम्स अप करके दिखा दे कि हाँ जी सर, पीसीओडी का नाम तो सुना है हम लोगों ने। करेक्ट, ऑलमोस्ट 60-70% लोगों ने सुना है। ओके, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसे कहते हैं, ये महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या है, और ये ओवेरियन सिस्ट की समस्या है जो गांठ बन जाती है ओवरी में। और पीसीओडी एक हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या है। अगर हार्मोन्स आपस में बैलेंस नहीं रहते हैं महिलाओं के शरीर में तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। पीसीओडी का एक और बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, फिलहाल बेसिक तरीके से समझे। अब मैं ये बता दूं, एक रफ अगर मैं आपको रेशियो बताऊं तो हर 10 में से, भारत के अंदर हर 10 में से 6 महिलाओं के अंदर पीसीओडी के सिम्टम्स पाए जाते हैं, विच इज अराउंड 60% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशंस। ये कोई मजाक की बात नहीं है। और अगर पीसीओडी लंबे समय तक रह जाए महिलाओं में तो बहुत बड़ा चांस है कि महिलाओं के अंदर इनफर्टिलिटी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि बच्चे ना होना। और इसका एग्जांपल हम मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स खुल रहे हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी वाला जो ट्रेंड है कितना ज्यादा पॉपुलर हो गया इंडिया में, बिकॉज इनफर्टिलिटी के केसेस भी बढ़ रहे हैं। और एक और समस्या, चलो बहुत सारे समस्या है, एक और एग्जांपल के बारे में, लास्ट एग्जांपल है। आप लोग मुझे ये बताएं कि आज से 25 साल 30 साल पहले क्या हार्ट अटैक, दिल का दौरा जिसे कहते हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम थी? बहुत सारे लोगों में पॉपुलर तो नहीं थी ये। 1000 में से 2000 में से किसी एक लोगों में हम सुनते थे कि किसी की मृत्यु हो गई और उसका रीजन है हार्ट अटैक। लेकिन आज के डेट में आए दिन हमें हार्ट अटैक का 1-2 न्यूज हमेशा सुनने में आता है। और भारत में अगर प्रतिदिन 100 लोग मर रहे हैं ना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो प्रतिदिन भारत में 100 लोग मर रहे हैं, 40 लोगों में हार्ट अटैक की समस्या आती है। कार्डियोवास्कुलर इशू इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज की अगर डेथ होती है, हार्ट अटैक रीजन है। बहुत सारे कॉमन पीपल अगर मर रहे हैं, हार्ट अटैक डिजीज रीजन है। बहुत सारे यंगस्टर्स में ये जो हार्ट अटैक है बहुत कॉमन हो चुका है। और पहले रेयर डिजीज, सही बात है, किसी ने अभी लिखा है कि ये पहले एक रेयर डिजीज थी, शशि सोनीजे, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन अभी ये रेयर नहीं है, अभी कॉमन हो चुका है। और कैंसर को हम कैसे भूल सकते हैं? 2025 के बजट में भारत सरकार ने बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल्स अनाउंस कर दिए हैं। नए कैंसर हॉस्पिटल्स भी हो रही है, ओपनिंग हो रही है उनकी। क्यों? बिकॉज सिंपल सी बात है, कैंसर के पेशेंट बढ़ गए हैं। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे कैंसर हो, चाहे कार्डियोवास्कुलर इशू हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कोई और बीमारी हो, ये सभी बीमारी, इसका मुख्य कारण क्या है, रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन एक अगर कॉमन रीजन के बारे में बताऊं तो वो है हमारा लाइफस्टाइल। हमारी जीवन शैली खराब हो चुकी है। जैसे जैसे हमने अपने लाइफस्टाइल को बदला, वैसी वैसी नई नई बीमारियां भारत में एंट्री लेके बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। और किसी के लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो किस चीज का होता है? सबसे इंपॉर्टेंट भागीदारी हमारी जीवन शैली में किस चीज की होती है? वाह, सवाल पूछते ही आंसर आ गया। मनक चंद ने लिखा है
खाना पीना, बहुत सही जवाब, एकदम एक्यूरेट आंसर है ये, खान पान, विच इज आवर न्यूट्रिशन। अब देखो न्यूट्रिशन को मैं कोई साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं समझाऊंगा, सिंपली समझते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन बेसिकली हमारा फ्यूल है, बिकॉज जो हमारा शरीर है ना, ये भी एक मशीन के जैसे काम करता है, इसके अंदर भी पार्ट पुर्जे लगे हुए हैं, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा लिवर, हमारा किडनी, ये सभी इस मशीन के पार्ट पुर्जे हैं। और किसी भी मशीन को चलाने के लिए ईंधन जरूर चाहिए, फ्यूल जरूर चाहिए। अब एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास स्कूटी होगी, बाइक होगा, कार होगा, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई साधन तो जरूर होगा। अब आप लोग मुझे बताएं, आपकी स्कूटी, आपके बाइक, आपके कार के अंदर डीजल या पेट्रोल तो जरूर डलता होगा ना, फ्यूल तो जरूर डलता होगा। लेकिन उस डीजल वाले गाड़ी में या फिर उस पेट्रोल वाले गाड़ी में अगर मैं मिट्टी का तेल डाल दूं तो क्या वो काम करेगा? मिट्टी का तेल भी एक प्रकार का ईंधन है, लेकिन काम नहीं करेगा, बिकॉज वो उस गाड़ी का ईंधन नहीं है। वैसे ही हमारे शरीर में अगर हम खराब न्यूट्रिशन डालते हैं, खराब खान पान डालते हैं, तो फ्यूल तो हम डाल रहे हैं, लेकिन इस शरीर का फ्यूल हम नहीं डालते, जो रिक्वायर्ड है वो हम नहीं डालते, कुछ और ही डालते हैं। इसीलिए हम इतनी तेजी से बीमार होते हैं। और आजकल तो फास्ट फूड बहुत सारे लोग खाते हैं, है ना। कभी कभी वीकेंड पे, कभी कभी कुछ लोग तो डेली खाते हैं, कुछ लोग चलो महीने में एक बार खा लेते हैं, लेकिन जरूर खा रहे हैं पिज्जा, बर्गर, चाउमीन वगैरह। अच्छा ये बताएं, बर्गर कितने लोगों को पसंद आता है? कभी कभार खा लेते होंगे, कोई है यहाँ पे? खाली स्माइल करने से काम नहीं चलेगा, प्लीज थम्स अप भी करें, क्योंकि अगर आपने मुस्कुरा दिया तो मैं समझ जाऊंगा आप यस बोल रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुस्कुराते हुए थम्स अप कर दिया। ओके, नाइस। सो गाइस, बर्गर एक बहुत ही कॉमन फास्ट फूड है, आई गेस सभी को पता होगा, 450 लोग हैं यहाँ पे। बर्गर बेसिकली हमारे शरीर में क्या करता है, एक सिंपल सा एग्जांपल, बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। ऑन एन एवरेज अगर हम एक बर्गर खाते हैं ना, सपोज करो मैकडोनल्ड्स से हमने एक अच्छा सा बर्गर ले लिया, हैवी सा, वो एक बर्गर से हमारे शरीर में एक हफ्ते का तेल आ जाता है। मींस जितना तेल एक इंसान को एक हफ्ते में चाहिए ना ऑन एन एवरेज, उतना तेल उस बर्गर से हम एक बार में लेते हैं। बिकॉज उस बर्गर की जो आलू की टिक्की होती है, जिसे पैटीज भी कहते हैं, उसे तेल के अंदर डीप फ्राई किया जाता है, उसमें बहुत सारा तेल आ गया। जो बर्गर का ब्रेड है उसके अंदर भी पाम ऑयल रहता है, जो केचप्स है, जो मायोनीज है, जो मस्टर्ड सीड के जो केचप्स होते हैं, उसके अंदर भी भर भर के पाम ऑयल को मिलाया जाता है। तो इतना सारा खराब क्वालिटी का तेल सीधा सीधा हम अपने शरीर में डालते हैं, और इसके वजह से हमारा एलडीएल बहुत बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है। तो ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं, भारत में जो आईटी इंडस्ट्री है ना, जो इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या दूसरे इंजीनियर्स, जो बैठ के बहुत ज्यादा काम करते हैं, कल या परसों में न्यूज देख रहा था, उस न्यूज में एक डेटा शेयर किया गया कि भारत के 85% आईटी इंजीनियर्स को फैटी लिवर और बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, 85%। और आपने देखा होगा जितने भी बड़े शहर के लोग हैं, इंक्लूडिंग माय फ्रेंड्स आल्सो, वो सभी वीकेंड पे मूवीज देखने जाएंगे तो बर्गर, पिज्जा, पास्ता जरूर खाते हैं, यानी कि स्लो पॉइजन अपने शरीर में रखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम बीमार हो रहे हैं, बिकॉज हमें पता नहीं है वो स्लो पॉइजन किस रूप में हम अपने शरीर में डाल रहे हैं। अब बाहर का खाना चलो हटा दो, बहुत सारे लोगों ने लिखा था सर मैं कभी नहीं खाता हूँ बाहर का खाना। तो कितने लोग ये मानते हैं कि घर का खाना खा के इंसान स्वस्थ हो सकता है? अगर हमने घर का खाना शुरू कर दिया हम लोग हेल्दी हो जाएंगे, कितने लोग मानते हैं? बहुत सारे लोग मानते हैं, ओके। देखिए, आप लोग मेरे से नाराज नहीं होना, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम घर का खाना खा के भी बीमार हो सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये आपने क्यों बोल दिया कि घर का खाना खा के भी बीमार हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो जाएंगे ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, भारत में डेली जब भी सब्जी बनता हो, दाल बनता हो, मसाले तो यूज होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है बिना मसालों का हम सब्जी दाल बना रहे हैं, डेली होता है, चाहे गांव हो या शहर हो।
अब भारत में लगभग 80% लोग, 80%, 100% नहीं, 80% लोग पैकेट वाले मसाले यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको भी क्लियर होगा कि पैकेट का ही मसाला आता है, बाहर से हम लेके आते हैं। 2023 का आपको एक केस स्टडी में समझाता हूँ, नाम नहीं ले पाऊंगा उन ब्रांड्स का, बट हिंट दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। दो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जो खाली मसाले बनाते हैं इंडिया में, अलग अलग ब्रांड है दोनों, और दोनों के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान भी रह चुके हैं। समझ में आ गया कौन से ब्रांड का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ? हिंट तो मिल गया होगा ना। उन दोनों ब्रांड्स को 2023 में नेपाल द्वारा, सिंगापुर द्वारा, हांगकांग द्वारा और यूके के द्वारा बैन कर दिया गया। क्यों बैन किया गया? बिकॉज उनके हल्दी में जब लैब रिपोर्ट आया, जब चेकअप हुआ उनके हल्दी में कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है, तो पाया गया कि उनके हल्दी के अंदर 60% से ज्यादा आर्टिफिशियल कलर और केमिकल्स का यूज किया जाता था। हाँ, बहुत सारे लोगों ने नाम गेस कर लिया। ओके, आर्टिफिशियल कलर और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे हमारे शरीर में कैंसर का खतरा 7 गुना बढ़ रहा था। अब आप समझे, हल्दी को कहा जाता है आयुर्वेदा में दवाई, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर, लेकिन उस हल्दी में खाली केमिकल है। अगर डेली हम केमिकल अपने शरीर में डालेंगे तो क्या हम बीमार होंगे? बिल्कुल होंगे। जबकि हल्दी को हम समझते हैं कि ये तो दवाई का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पता नहीं है उस पैकेट के भीतर क्या है। हमने ब्रांड देख लिया, शाहरुख खान को देख लिया हल्दी बेचते हुए, तो हम लेके आ जाते हैं, बट हम कभी उस ब्रांड को पलट के पढ़ते नहीं है कि कितने सारे केमिकल्स है हल्दी के नाम पे। इसीलिए उन दो ब्रांड्स को बैन किया गया और उन्होंने लिखित तौर पे माफी भी मांगी है। बहुत सारे आपको गूगल पे प्रूफ मिल जाएंगे। तो यही रीजन है कि आज भारत में बहुत सारे लोग घर का खाना खा के भी बीमार होते हैं, बाहर का खाना खा के भी बीमार होते हैं। बीमार होने के बाद हम भागते हैं फटाफट एलोपैथी के पास। अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एलोपैथी बिल्कुल भी खराब मेडिसिनल जो चिकित्सा प्रणाली है उनमें नहीं आती। वो एलोपैथी बहुत सुपर्ब चीज है। एलोपैथी का एक अपना रोल है। इमरजेंसी अगर कोई प्रॉब्लम होती है मेडिकल की, तो एलोपैथी से अच्छा उपचार आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन एलोपैथी में एक प्रॉब्लम है जो हम सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट एलोपैथी बीमारियों को जड़ से ठीक नहीं करती, मोस्टली बीमारी के सिम्टम्स को दबा देती है। अगर किसी को माइग्रेन की समस्या है, उसको बहुत हेडेक है, तो उसको पेन किलर या स्टेरॉइड दिया जाएगा, जिससे उस दर्द को खाली ठीक किया जाएगा। माइग्रेन हुआ क्यों, उसके रूट कॉज पे कभी नहीं काम किया जाएगा। और मैं बता दूं, माइग्रेन का सबसे बड़ा कनेक्शन हमारा ब्रेन नहीं, हमारा पेट है। लेकिन एलोपैथी आपको आपके हेडेक को ठीक करने के लिए आपको आइब्रूफेन दे देगी, आपके रूट कॉज पे काम नहीं करती। थायराइड की अगर समस्या हो गई किसी को, उसको लाइफ टाइम के लिए थायरोक्सिन खाने के लिए बोल दिया जाएगा। किसी को अगर डायबिटीज की समस्या है, उसको ग्लाइकोमेट दिया जाएगा कि जिंदगी भर खाओ, तुम्हारा ग्लूकोज लेवल मैनेज होगा, ठीक नहीं होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसे ही होता है। मेरे पास बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट आते हैं जो कहते हैं सर 7 साल 8 साल हो गए, अभी तक दवाई चल रही है, दवाई अगर 5 दिन भी छोड़ दिया मैंने तो मैं सीधा बीमार हो जाता हूँ, मेरा ग्लूकोज लेवल वापस से फ्लक्चुएट होने लगता है। यहाँ पे रोल आता है आयुर्वेदा का। आयुर्वेदा कहता है कि अगर हम अपने शरीर के बीमारियों के जड़ों पे जाके काम करें तो हम इन बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी पुरानी कंडीशन थी शरीर की, जो ओरिजिनल कंडीशन थी, उस कंडीशन में जा सकते हैं। और रिवर्सल टर्म खाली आयुर्वेदा में ही यूज होता है, किसी और चिकित्सा पद्धति में इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि आयुर्वेदा में डिजीज को रिवर्स किया जाता है। और यहीं पे रोल आता है हमारी कंपनी का AWPL का। पिछले 11 साल से हम आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के प्रोटोकॉल को और भारत सरकार के प्रोटोकॉल को हम हर पैरामीटर्स पे कवर करते हैं, फुलफिल करते हैं। हमारी खुद की R&D टीम है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खुद का है, और हमारे पास दोस्तों कम से कम 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों के मोस्टली लाइफस्टाइल डिजीज को कवर करती है। आज हम इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे कि इन प्रोडक्ट्स के यूज केस क्या है, डोजेस क्या है, क्या कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल करना है लाइफस्टाइल डिजीज के भीतर। सारे प्रोडक्ट्स को आज कवर नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत लंबी ट्रेनिंग चलेगी, तो उतना टाइम है नहीं।
आज हम कम से कम 7 से 8 लाइफस्टाइल डिजीज को कवर करेंगे। तो जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट्स को दिखाऊंगा, जैसे जैसे कॉम्बिनेशन बताऊंगा, डोज बताऊंगा, उस हिसाब से आपको कॉम्बिनेशंस को नोट डाउन करना है, मात्रा को लिखना है यानी कि डोज को लिखना है, और प्रिकॉशन में क्या क्या करना है, परहेज क्या क्या करना है, मैं वो भी बताऊंगा, वो भी नोट डाउन करना है। क्लियर? तो बस मुझे 1 मिनट का समय दे दें आप लोग, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं और अब हम प्रोडक्ट पे चलते हैं। जस्ट अ मिनट। दोस्तों क्या आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे दें। ओके, ठीक है, थैंक यू। 480 प्लस पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं और स्क्रीन भी शेयर कर दिया हमने। ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स को दिखाऊंगा, प्रोडक्ट्स के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। डोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डोज को प्लीज आप लोग तरीके से नोट डाउन करें, और प्रोडक्ट्स का एक बेटर कॉम्बिनेशन क्या होगा लाइफस्टाइल डिजीज के लिए, वो भी मैं समझाऊंगा, वो भी आपको नोट डाउन करना है। क्लियर? पहला प्रोडक्ट आता है हमारे आज के सेशन का, जिसका नाम है इम्यूनोडॉक रस। ये इम्यूनोडॉक रस काम कहां करता है ये समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर में अगर इम्यूनिटी की कमी हो जाए, जिसको हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। बेसिकली इम्यूनिटी है क्या? ये हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है। यानी कि आप ऐसे समझे एग्जांपल से, जैसे इंडियन आर्मी का काम क्या है? बॉर्डर पे तैनात रहना, ताकि बाहरी वायरस बैक्टीरिया हमारे घरों में अटैक ना करे। वैसे ही इम्यून सिस्टम का काम होता है शरीर के अंदर तैनात होना, ठीक है, ताकि बाहरी जितने भी वायरस बैक्टीरिया है शरीर पे अटैक ना करे। अब आपने एक चीज देखा होगा, आज से 5 साल पहले 2020 के आसपास एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी पूरी दुनिया में, कोविड, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने और भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी। उन्होंने लोगों को समझाया था कि अगर हमें कोविड से लड़ना है और बचना है, तो सबसे पहले अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ। और ऐसा हुआ भी। जितने लोगों ने अपने इम्यूनिटी पे काम किया हुआ था पहले से, कोविड होने के बावजूद भी वो ठीक हो गए थे। अगर उन्हें दवा खाने की भी जरूरत पड़ी तो 1-2 दिन तक दवा खाया और वापस से नॉर्मल हो गए। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता सही नहीं था, कमजोर था, वो लोग या तो हॉस्पिटल गए थे या तो सीधा ऊपर चले गए थे। देखा था हमने, ऐसा ऐसा हुआ था। इसीलिए दोस्तों, कोई बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, मैटर नहीं करता, अगर बीमारी से बचना है तो सबसे पहले हमें अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि रोगों को रोकने की क्षमता। इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। जो सबसे मेन प्रोडक्ट आपके पास स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, जिसका नाम है इम्यूनोडॉक रस। बड़ा ही पुराना प्रोडक्ट है, बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसका डोज कितना होगा ये भी समझ लो। अगर हम किसी को इम्यूनोडॉक रस देते हैं जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, तो 20-20 ml देंगे, खाना खाने के आधे घंटे के बाद दिन में 2 बार। एकदम से ना दे, ठीक है, खाना खा लिया, कम से कम आधा घंटा रुकेंगे, 40 मिनट रुकेंगे, उसके बाद से 20-20 ml दिन में 2 बार देंगे। अब देखिए, इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटी है। जड़ी बूटियों पे फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, खाली ये समझ लें कि इसके अंदर एप्पल एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सेब का। और मुझे आप लोग बताएं, सेब एक मीठा फल होता है, तो मीठा हमें किसे नहीं देना चाहिए? डायबिटीज पेशेंट को मीठा नहीं देना चाहिए। इसीलिए इम्यूनोडॉक रस हमें कभी भी डायबिटीज वाले मरीज को नहीं देना है।
जिनका भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है, डायबिटीज की समस्या है, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, मैटर नहीं करता, हम उन्हें इम्यूनोडॉक नहीं देंगे। क्लियर? बाकी किसी को भी दे सकते हैं। अगर बच्चों को प्रोडक्ट देना है तो उसको हाफ कर देंगे, 8 से 10 ml देंगे, उससे ज्यादा बच्चों को नहीं देंगे। ये चीज भी ध्यान रखें। क्लियर? सेकेंड प्रोडक्ट हमारा जो है एस्क्लेपियस च्यवनप्राश, ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला ही प्रोडक्ट है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये प्रोडक्ट भी बढ़ाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो भारत में एक बहुत बड़ी मिथ को फैलाई गई थी, और बचपन में ये तो मेरे साथ भी हुआ है, सभी के साथ हुआ होगा, कि ऐसा हम मानते थे कि जो च्यवनप्राश है ये खाली सर्दियों के मौसम में आना चाहिए, यही मानते थे ना हम सभी। लेकिन ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी की समस्या कभी भी किसी भी इंसान को हो सकती है, चाहे सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, कभी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए च्यवनप्राश भी हम कभी भी खा सकते हैं, सर्दी के मौसम में भी खा सकते हैं, गर्मी के मौसम में भी खा सकते हैं, बरसात के मौसम में भी खा सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदा में ये बताया गया है कि च्यवनप्राश की जो तासीर है वो गर्म होती है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो शरीर में बहुत ज्यादा गर्माहट को बढ़ा देगी। इसीलिए गर्मियों के मौसम में इस च्यवनप्राश का डोज हम कम रखेंगे। कितना रखेंगे? अगर हम किसी एडल्ट को ये च्यवनप्राश देते हैं तो 5-5 ग्राम करके देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। पूरे दिन में चलो 5 ग्राम रखो, गर्मी का मौसम है, पूरे दिन में 5 ग्राम रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर हम बच्चे को च्यवनप्राश दे रहे हैं तो डोज को हाफ कर देंगे। अगर हमने एडल्ट को 5 ग्राम दिया तो बच्चों को कितना देंगे? 2.5 से 3 ग्राम के आसपास, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है? क्या ये च्यवनप्राश हम डायबिटीज वाले मरीज को दे दें? आपको क्या लगता है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अगर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। डायबिटीज वाले मरीज को ये च्यवनप्राश देना या नहीं देना चाहिए? ओके, यस और नो करके बता दें, थम्स अप या थम्स। आप लोग भी वेलनेस कोच हैं, यहाँ पे मैं अकेला वेलनेस कोच नहीं बैठा हूँ, तो मुझे आपका सपोर्ट भी बीच बीच में चाहिए होगा। बहुत सारे लोग यस बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग नो बोल रहे हैं। ओके, थम्स अप और थम्स डाउन दोनों मिक्स करके दिखा रहे हैं। चलो, डायबिटीज वाले मरीज को हमें ये च्यवनप्राश नहीं देना है। क्लियर? डायबिटीज वाले मरीज को ये च्यवनप्राश नहीं देना है। ठीक है? हाँ, नो सर जितने ने लिखा है ना, बहुत अच्छा। क्यों नहीं देना है? कुछ लोगों ने अगर पूछ लिया तो हम क्या बोलेंगे? देखिए, च्यवनप्राश का जो बेस होता है ना, वो होता है शहद और गाय का देसी घी। शहद और गाय के देसी घी के अंदर हम बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाते हैं, तब जाके च्यवनप्राश बनता है। और गाय का देसी घी एक डेयरी प्रोडक्ट है, दूध से बना हुआ प्रोडक्ट है, तो दूध से बना हुआ चीज हम डायबिटीज वाले मरीज को नहीं देते। और हनी यानी कि शहद एक नेचुरल स्वीटनर है, तो नेचुरल स्वीटनर भी डायबिटीज वाले मरीज को नहीं देते। इसीलिए च्यवनप्राश हम डायबिटीज वाले मरीज को नहीं देंगे। तो अब सवाल आता है कि डायबिटीज वाले मरीज का अगर इम्यून सिस्टम कम हो जाए तो उसे क्या? उनके लिए 3 प्रोडक्ट का ऑप्शन दे रहा हूं, तीनों में से कोई भी एक डायबिटीज वाले मरीज को आप दे सकते हैं। पहला ऑप्शन आता है आयुष्क्वाथ पाउडर। ठीक है, पहला ऑप्शन आयुष्क्वाथ पाउडर। दूसरा ऑप्शन आएगा जिसका नाम है जिंक कैप्सूल। पहला ऑप्शन आयुष्क्वाथ पाउडर, दूसरा ऑप्शन जिंक कैप्सूल, और तीसरा ऑप्शन आता है इम्यूनिटी ड्रॉप। ठीक है, आयुष्क्वाथ, जिंक कैप्सूल या फिर इम्यूनिटी ड्रॉप, ये तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप डायबिटीज वाले मरीज को दे सकते हैं। चलिए, आता है थंडर ब्लास्ट रस। ये भी बड़ा पावरफुल प्रोडक्ट है, नाम से इतना पावरफुल दिख रहा है, थंडर ब्लास्ट। देखिए, मैं बता दूं, ये बहुत सारी चीजों में काम करता है, लेकिन मोस्टली पुरुषों के सेक्सुअल वेलनेस का प्रोडक्ट है। ये ज्यादातर काम ये वही करता है। अगर पुरुषों में सेक्सुअल वेलनेस की समस्या होती है, थंडर ब्लास्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है। कहां पे काम करेगा मैं समझा दूं। देखिए, पुरुषों का अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो कि एक हार्मोन होता है, पुरुषों को पाया जाता है, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल किसी कारण से कम हो जाए
भी रीजन होता है, चाहे वो बहुत स्ट्रेस लेना हो, खराब डाइट हो, बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से या फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से, किसी भी रीजन अगर पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाए, कम हो जाए, तो पुरुषों में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे इरेक्टाइल फंक्शन की समस्या हो सकती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन हो सकता है, लो स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है, या फिर इनफर्टिलिटी की भी समस्या हो सकती है। तो इस केस में हमें क्या करना है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है, ठीक है, तब जाके इसका हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। प्लस कुछ चीजें हैं जहां पे हमको और भी ध्यान देना होगा। तो पहले मैं बता दूं, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए ब्लड सर्कुलेशन कौन सा कॉम्बिनेशन हम वो करेंगे। फिर ठंडा छोटा सा चेंज हमें लाना है, वो चेंज है वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप लिखो ठंडर इस्तेमाल कैसे करते हैं। डोज इसका रहेगा 15-15 ml दिन में 2 बार, ठीक है, 15-15 ml दिन में 2 बार खाना खाने के। जो प्रोडक्ट खाली पेट लेना है मैं स्टेप बता दूंगा। 15-15 ml ट्रस्ट ले ली। सेकेंड, इसके साथ हम और क्या ऐड करेंगे, पुनर्नवा जरूर ऐड करें, ठीक है। आवाज ब्रेक हो रही है, ओके, मेरी आवाज क्लियर है। मैं इनमें से अभी हरिदास जी को देख पा रहा हूँ, जितेंद्र प्रसाद को, सदानंद खरे जी को देख पा रहा हूँ। अगर मेरी आवाज क्लियर है प्लीज आप लोग कंफर्मेशन दें। 2-4 लोगों को मैंने अभी सेट किया हुआ है। आवाज क्लियर है, खाली भी बता सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा। आवाज क्लियर नहीं है, राइट, ओके 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 ओके, थोड़ा ब्रेक हो रही है, ओके। चलो लेट मी चेक, इन केस कोई प्रॉब्लम हो गई हो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बिकॉज आवाज क्लियर नहीं होगी तो फिर हम काम कैसे करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब क्लियर है मेरी आवाज, ओके चलो ठीक है। अच्छा, जिनको अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है ना, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग ईयरफोन लगा लें। अगर थोड़ी सी नेटवर्क की इशू है, यहाँ से मैंने क्योंकि सब कुछ चेक कर रखा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल अगर प्रॉब्लम आती है ईयरफोन का इस्तेमाल करें। थंडर का डोज पे हम डिस्कस कर रहे थे, 15-15 ml खाने के बाद दिन में 2 बार। इसके साथ पुनर्नवा जरूर ऐड करें। पुनर्नवा का डोज कितना रहेगा, 10-10 ml दिन में 2 बार पुनर्नवा ऐड कर लिए। कोई भी एक इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट लिखेंगे। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट अभी हमने इसके पहले जस्ट देखा था, सबको पता है, इम्यूनोटॉक हो गया, च्यवनप्राश हो गया, जिंक कैप्सूल हो गया, आयुष को हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, कोई एक करेंगे, ठीक है, वो हमने ऐड कर लिया। रात को ध्यान रखें, खाना खाने के बाद यानी कि डिनर लेने के बाद एक टेस्टोफास्ट कैप्सूल, साथ में शिलाजीत। शिलाजीत का तरीका क्या होगा इस्तेमाल करने का मैं समझा दूंगा। शिलाजीत अभी रेजिन फॉर्म में आता है, आपको सबको पता होगा, दिखने में थोड़ा थोड़ा च्यवनप्राश के जैसे है, ठीक है। तो शिलाजीत हमें लेना है 1 ग्राम के आसपास, भी दे सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी दे सकते हैं पुरुषों के लिए। थंडर ब्लास्ट किससे नहीं देना है वो भी आप लोग लिख लें। हाई बीपी वाले पेशेंट को नहीं देना है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है उसे हम थंडर ब्लास्ट नहीं देंगे, ठीक है। थंडर ब्लास्ट जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें और क्या परहेज करना चाहिए। अल्कोहल का अगर यूज कर रहे हो, कोई भी पेशेंट है जो अल्कोहल का यूज करता है साथ में ठंडर ले रहा है, ये प्रोडक्ट अच्छे से काम नहीं करेगा। अल्कोहल को कम करना पड़ेगा या छोड़ दो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, ठीक है। इसके बाद से एक तरीका और बताता हूँ। डोज सबको पता है 15-15 ml है थंडर ब्लास्ट का। मॉर्निंग में इस प्रोडक्ट को यानी कि थंडर को गुनगुने पानी के साथ घोल के आप लोग पिए। 1 ग्लास गुनगुना पानी में 15 ml थंडर को मिला दो, ब्रेकफास्ट के बाद पी लो, ठीक है। रात को हम क्या करेंगे, जो रात का डोज है 15 ml, उसको 200 ml दूध में मिला के पिएंगे विदाउट शुगर। ये छोटा सा चेंज अगर कर लिया ना, आपके जो फायदे हैं वो डबल हो जाएंगे सीधा। क्लियर हो गया, चलिए अब आता है महिलाओं का प्रोडक्ट
जो कि महिलाओं के बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। इस प्रोडक्ट का नाम है गायनीडॉक रस। महिलाओं के गायनिकोलॉजिकल समस्याओं पे काम करता है। देखिए गायनीडॉक रस जो है ये कौन कौन से प्रॉब्लम में स्पेशली बहुत अच्छा आपको हेल्प देगा। अगर यूट्रस में स्वेलिंग हो जाती है, महिलाओं के यूट्रस में अगर स्वेलिंग हो रही है, सूजन की समस्या है, वहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। पीसीओडी या पीसीओएस की अगर दिक्कत है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, अगर इसकी प्रॉब्लम, इसकी समस्या आती है, इस केस में भी बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाला है ये प्रोडक्ट, बहुत अच्छा काम आएगा। बहुत सारे महिलाओं में और कंप्लेन आता है कि सर पीरियड्स टाइम पे नहीं आते। अगर पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे, उस केस में भी आप ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। व्हाइट डिस्चार्ज या फिर ब्लैक डिस्चार्ज की समस्या है, उस केस में भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम देगा। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स में ये प्रोडक्ट क्यों अच्छा काम देगा? बहुत सारी जड़ी बूटियां इसके अंदर है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा, विच इज शतावरी, जिसको जड़ी बूटियों की रानी भी कहते हैं, द क्वीन ऑफ हर्ब। इतना पावरफुल जड़ी बूटी है ये शतावरी। शतावरी देखो दोस्तों करेगा क्या, मैं ये समझा देता हूँ। ये स्पेशली क्या करता है, महिलाओं के जो हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या होती है उनको सेपरेट करके बैलेंस करने का काम करता है। बहुत सारे रिसर्च भी हो चुके हैं शतावरी पे, स्पेशली महिलाओं के जो गायनिकोलॉजिकल समस्या है जैसे पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, वहां पे सपोर्ट देता है। प्लस ये प्रोडक्ट एक और चीज करेगा, ओवरी में अगर सूजन की समस्या आ गई है, स्वेलिंग की समस्या आ गई है, उस स्वेलिंग को भी कम करेगा। उसके लिए भी बहुत सारी जड़ी बूटी है इसके अंदर। तो गायनीडॉक इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा, इसके साथ और कौन कौन से प्रोडक्ट लेंगे वो भी ध्यान से लिखें। पहला मेन प्रोडक्ट जो भी गायनिकोलॉजिकल इशू है वहां पे हम ऐड करेंगे मेन हमारा गायनीडॉक 20 से 25 ml, ठीक है, दिन में 2 बार गायनीडॉक ऐड कर लिया। इसके बाद में हम शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाएंगे, जिसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है क्लोरोडॉक। क्लोरोडॉक का डोज कितना रखेंगे, जितना गायनी का डोज रहेगा उतना ही क्लोरो भी रखेंगे। अगर किसी को गायनीडॉक हमने 20 ml दिया, क्लोरो भी 20 ml के आसपास देंगे। अगर गायनी का डोज हमने बढ़ा के दिया है, 25 ml दिया है, तो क्लोरो भी हम 25 ml के आसपास देंगे, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट मेन हो गए। एक्टिव फाइबर जरूर ऐड करें। एक्टिव फाइबर ये प्रोडक्ट हमारे गट हेल्थ को रिपेयर करता है, और आयुर्वेदा में ये चीज कही गई है, और साइंस भी, मेडिकल साइंस भी, जो एलोपैथी है वो भी मानता है कि कोई भी बीमारी है उसका बहुत बड़ा कनेक्शन हमारे पेट से भी निकलता है। तो पेट को भी और गट हेल्थ को भी रिपेयर करेंगे, इसके लिए एक्टिव फाइबर जरूर ऐड करें। कितना ऐड करेंगे, 5-5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार, ठीक है। रात को डिनर लेने के बाद त्रिफला लेंगे, बिकॉज बॉडी को डिटॉक्स करना है, जो गंदगी, जो कचरा शरीर के अंदर जमा है उसे डिटॉक्स भी करेंगे। तो त्रिफला लेने का जो तरीका है वो मैं समझा देता हूँ। देखिए त्रिफला कब हम लेते हैं, रात को डिनर करने के कम से कम 1 घंटे के बाद 20 ml त्रिफला लेंगे, और जो पानी का मात्रा रहेगा वो 5 गुना बढ़ा देंगे। ml का 5 गुना कितना होता है, 100 ml। तो 100 ml गुनगुने पानी में 20 ml त्रिफला मिलाएंगे और उसे रात को पिएंगे। पानी अगर नॉर्मल भी है तो चलेगा, गुनगुना करके पीना चाहते हैं गुनगुना करके भी पी सकते हैं। ध्यान रहे त्रिफला लेने के बाद कुछ भी खाए ना, कम से कम 7-8 घंटे उपवास रखेंगे, इसीलिए मैंने रात को त्रिफला बताया बिल्कुल आखिरी में। क्लियर? ये प्रोडक्ट किसे नहीं देना है ये भी आप लोग लिख लें। प्रेगनेंसी में ये प्रोडक्ट हम नहीं देते हैं। अगर प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला है, उस केस में ये प्रोडक्ट हम नहीं देंगे, बिकॉज वो प्रेगनेंसी टोटली एक डिफरेंट टॉपिक हो गया, वहां पे ये प्रोडक्ट काम नहीं आएगा। ये चीज को नोट डाउन करें। परहेज क्या रखेंगे, गायनीडॉक इस्तेमाल करते समय खाने पीने का जो बेसिक परहेज है वो सबको पता है, लेकिन स्पेशली खट्टा सामान नहीं खाएंगे, ठीक है। आमचूर की चटनी, खटाई हो गया, इमली, ऐसी चीजें नहीं खाएंगे, ठीक है। बहुत खट्टा अगर दही है उसको इग्नोर करेंगे, थोड़ा बहुत अगर है मीठा दही है वो खा सकते हैं, लेकिन बहुत खट्टा नहीं खाएंगे। मतलब खटाई से हमें बचना है, खाली ये ध्यान रखें। बहुत ज्यादा ठंडा सामान ना ले, आइसक्रीम हो गया,
पानी में आइस डाल के अगर कोई लोग पी रहे हो, ऐसी चीजें नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पियेंगे, कार्बोनेटेड वाटर बिल्कुल नहीं पियेंगे, चीज ध्यान रखें, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल आपका डाइट वगैरह है वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बात करेंगे डाइबोडॉक पे। डायबिटीज, डायबिटीज तो भारत की सबसे बड़ी समस्या है, ये चीज आप लोगों ने भी सुना होगा और इस चीज को समझा भी होगा कहीं ना कहीं, बिकॉज हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि भारत के हर एक घर में एक ना एक डायबिटीज वाला मरीज जरूर मिलता है हमें, ठीक है। हर घर में एक ऐसा इंसान होगा जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है, और हर घर की ये समस्या बन चुकी है डायबिटीज। देखिए, डायबिटीज को रिवर्स करना बहुत सारे लोग समझते हैं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लोग समझते हैं कि डायबिटीज तो रिवर्स ही नहीं हो पाएगा, बिल्कुल रिवर्स होता है। डायबिटीज को भी ठीक किया जा सकता है हमेशा के लिए, लेकिन डायबिटीज को रिवर्स करने से पहले हमें शरीर में ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि जो डायबिटीज के लिए जड़ी बूटियां हैं वो शरीर के अंदर जाके अच्छे से घुल जाए, एब्जॉर्ब हो पाए। तो वातावरण कैसे बनाएंगे, शरीर को शुद्ध कैसे करेंगे? परहेज करके। बिना परहेज के प्रोडक्ट काम नहीं आएगा, ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। प्रोडक्ट कोई मैजिक नहीं करता, मैं अगर कहूंगा जाओ चमत्कार करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आएगा अगर आपने परहेज नहीं किया तो, लेकिन परहेज कर लिया डिसिप्लिन के साथ तो सच में आपको मिरेकल दिख सकता है, चमत्कार दिख सकता है। तो पहले मैं बताता हूं परहेज क्या करना है। और डायबिटीज बहुत गंभीर बीमारी है, तो थोड़ा सा परहेज को भी आप लोग सीरियसली पेशेंट को बताएंगे, जिसको प्रोडक्ट देते हैं उसे परहेज जरूर बताएं। पहले क्या करेंगे दोस्तों, डायबिटीज मतलब शुगर, तो किसी प्रकार का मीठा पहले नहीं खाएंगे, चाहे वो रिफाइंड शुगर हो जिसे शक्कर कहते हैं, शक्कर नहीं खाएंगे। गुड़ नहीं खाएंगे, गुड़ को अच्छा माना जाता है लेकिन डायबिटीज रोगियों के लिए अच्छा नहीं है, गुड़ नहीं खाएंगे। हनी नहीं खाएंगे, शहद वो भी नहीं खाना है। मीठा फल नहीं खाएंगे। अभी आम का सीजन था तो बहुत सारे मेरे डायबिटीज वाले पेशेंट दबाकर आम खा रहे थे और बोल रहे थे सर प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, स्लो काम कर रहा है। फिर मैंने पूछा आम कितना खाते हो, तो सर दिन में 3-4 आम तो खा ही जाते हैं। तो ऐसे रिजल्ट नहीं आता, तो मीठा फल भी हम मना कर देंगे, ठीक है। इसके बाद से दोस्तों, जो सब्जी या जो अनाज हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज को एकदम से स्पाइक करता है उसको भी अवॉइड करेंगे। जैसे एग्जांपल में आलू, 7 दिन में से कम 2 दिन तो हम लोग आलू जरूर खा लेते हैं। डायबिटीज रोगियों के लिए यह आलू भी अच्छा नहीं माना जाता, तो आलू कम कर दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं बंद कर दो, सब कुछ बंद नहीं करना है, इसको कम कर दो आप लोग, ठीक है। रोटी अगर खाते हो ना, मल्टीग्रेन आटे का रोटी खाओ, जिसमें बाजरा रागी ये सब चीज मिला के बनाते हैं, और बहुत बारीक पिसा हुआ आटा ना हो, थोड़ा खुरदुरा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा रोटी खा लिया। अब एक और चीज है जो मैं मना करूंगा तो शायद बहुत लोग गुस्सा हो जाएंगे। चावल बहुत लोगों का फेवरेट है, बोलते सर चावल के बिना तो नहीं रह पाएंगे, डेली चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, चावल सच में अच्छा तो नहीं होता डायबिटीज रोगियों के लिए, लेकिन इसके खाने के तरीके पे डिपेंड करता है। चावल कब खाना चाहिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चावल अगर किसी को खाना है ना, तो सबसे पहले तो स्टीम्ड राइस खाइए आप लोग। जिस चावल से हम पानी को निकाल कर फेंक देते हैं ना, वैसा चावल लेंगे। और कब खाएंगे? दोपहर के वक्त। गरम चावल दोपहर के वक्त खाएंगे। क्यों मैं कहता हूँ, कोई पूछे अरे दिन में क्यों, सॉरी मॉर्निंग में क्यों नहीं खा सकते, शाम को क्यों नहीं खा सकते, दोपहर के वक्त ही क्यों खाना है? बिकॉज दोपहर के वक्त जब सूर्य का प्रभाव हमारी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा रहता है, तो हमारी जठराग्नि बढ़ी हुई रहती है, जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव फायर। उस वक्त उस चावल को भी हम अच्छे से पचा सकते हैं, इतना पावरफुल हमारा डाइजेशन होता है। तो दोपहर के वक्त खा लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि चावल खा लिया तो बहुत ज्यादा खा लिया। थोड़ा चावल लेना है, सैलेड वगैरह जरूर लेंगे अपने लंच में, और एक अमृत जरूर पिएंगे डायबिटीज रोगी। वो अमृत का नाम है गुनगुना पानी। आयुर्वेदा में से अमृत माना गया है। तो 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी सभी को पीना है, ठीक है। इतना कर दिया ना, आप यकीन माने 40% रिलीफ आपको मिल जाएगा। जो बचा 60% है वो हम अपने प्रोडक्ट से निकालेंगे।
क्या कॉम्बिनेशन है प्लीज नोट डाउन करें। सबसे पहले फेनुग्रीक कैप्सूल हम ऐड करते हैं। सुबह सुबह खाली पेट एक फेनुग्रीक कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ। फेनुग्रीक ऐड कर लिया मॉर्निंग में खाली पेट गुनगुने पानी के साथ। अब आता है डाइबोडॉक। 20 से 25 ml डाइबोडॉक खाना खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। ध्यान रहे 20 से 25 ml डाइबोडॉक खाना खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। खाने से पहले लेना है, क्लियर हो गया। अब खाने के बाद क्या ऐड करें? खाने के बाद अगेन क्लोरोडॉक जरूर ऐड करेंगे 20-20 ml दिन में 2 बार। खाने के बाद क्लोरोडॉक 20-20 ml दिन में 2 बार। क्लोरो ऐड कर लिया। एक्टिव फाइबर जरूर ऐड करेंगे बिकॉज डायबिटीज में फाइबर की मात्रा को हमें बढ़ाना है। तो सलाद वगैरह तो खा रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट में एक्टिव फाइबर ले लें बिकॉज इसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी मौजूद है जो हमारे पेट के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, एक्टिव फाइबर 5-5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार। रात को सोने से पहले 20 ml त्रिफला 100 ml पानी में पिलाकर पिएंगे। ठीक है, 20 ml त्रिफला 100 ml पानी में मिलाएंगे। ये चीज भी जरूर करें। ये हमारा एक जनरल कॉम्बिनेशन रहेगा जो हम डायबिटीज वाले पेशेंट को देते हैं। क्लियर। अब जिनको टाइप 1 डायबिटीज की शिकायत है ये चीज सुन लें। मोस्टली ये जो कॉम्बिनेशन है हम टाइप 2 में देंगे। टाइप 1 बेसिकली होता है क्या, खाली मैं रफली समझा देता हूं। जो भी पेशेंट इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है एक्सटर्नली उसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। खाली इतना समझ लें, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो टाइप 1 वालों के लिए बता रहा हूं सेम कॉम्बिनेशन, लेकिन इंसुलिन का इंजेक्शन एकदम से बंद नहीं करना है। ठीक है, टाइप 1 एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। अगर माँ बाप को ये प्रॉब्लम है तो 90% चांस है बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर एक जनरेशन छोड़ के ये प्रॉब्लम होती है। अगर दादा को है या दादी को ये प्रॉब्लम था तो माँ बाप को छोड़ के हो सकता है पोते को हो जाए ये दिक्कत। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा गंभीरता के साथ लेंगे। इंसुलिन एकदम से बंद ना करें, इसमें आपको रिलीफ बहुत ज्यादा मिल जाएगा। अगर हफ्ते में 7 इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे, हो सकता है प्रोडक्ट जब आपने लेना शुरू किया एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि हफ्ते में 2-3 इंजेक्शन बस लग रहे हैं। 7 से हम लोग 2 पे भी आ गए, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन एकदम से बंद नहीं करना है। टाइप 1 वाले ये चीज जरूर लिखेंगे। क्लियर। बाकी परहेज जरूर कराएं। चलिए अब बात कर लेते हैं लीवर पे फटाफट। ज्यादा बात नहीं, 4-5 प्रोडक्ट और देखेंगे उसके बाद से वाइंड अप करेंगे। ठीक है, आराम आराम से हम ट्रेनिंग को लेते हैं। एकदम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को समझा दूंगा, वो खिचड़ी बनता है, वो ना फिर मुझे मजा आएगा बताने में ना आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलती हैं, आराम आराम से धैर्य के साथ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, लिवर पे बात करते हैं। लिवर है क्या बेसिकली, इसको इतना समझ लें कि हमारे पाचन तंत्र का राजा है ये, डाइजेशन का किंग है। शरीर के अंदर का सबसे भारी ऑर्गन है, 2 किलो के आसपास का वजन होता है। और लिवर इसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है बिकॉज बड़ा चालाक ऑर्गन है। जितना केमिकल रिएक्शन इस दिमाग में हो रहा है ना, हमारे ब्रेन में जितना रिएक्शंस होता है केमिकल का, उसका लगभग 90% रिएक्शन लिवर भी करता है। तो अपने आप में बहुत चालाक चीज है ये। इसका मेन काम क्या है मैं ये समझा दूं। डाइजेशन किंग है तो आपको समझ में आ गया होगा। मींस जो भी खाना हम लोग खाते हैं ना, वो खाना अंदर जाके लीवर से पूछता है सर काम कैसे करना है। लिवर बोलता है कार्बोहाइड्रेट तुम ऐसे काम करोगे, प्रोटीन तुम ऐसे काम करोगे, फाइबर तुम ऐसे काम करोगे। सारा डिसीजन लिवर लेता है और इतना पावरफुल है कि जहर को भी पचा सकता है। जहर यानी कि समझ में आ रहा है मैं हिंट क्या दे रहा हूँ? अल्कोहल। इसके अंदर एक सेल होता है, बहुत सारे सेल्स है, एक सेल्स के बारे में बताता हूँ, कुफर सेल्स जिसको कहते हैं। इतना पावरफुल सेल है कि कोई इंसान अगर अल्कोहल भी पीता है ना उसको भी पचा देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बहुत पीना शुरू कर दे। यही होता है बाद में जब ये सेल डैमेज होना शुरू होता है ना, फैटी लीवर की भी समस्या होती है, लिवर सोराइसिस की भी समस्या होती है। और फैटी लीवर में बता दूं 2 प्रकार के होते हैं, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक वाले का रीजन क्या है? दारू, अल्कोहल। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर अगर किसी को हो गया उसका मेन रीजन आएगा प्रोसेस्ड फूड जो खाते हैं हम लोग, पैकेट वाला जो खाना खाते हैं, चिप्स, बिस्किट, बहुत बड़ा रीजन है। मैदा बहुत बड़ा रीजन है।
पिज्जा बर्गर तो आपको पता ही होगा कितना ज्यादा नुकसान करता है। चाउमीन वगैरह हम ज्यादा खाते हैं, एमएसजी होता है उसके अंदर, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है हमारे लीवर को। तो अगर लीवर से जुड़ी हुई कोई समस्या आती है, चाहे फैटी लीवर हो या सोराइसिस की समस्या हो या कोई इन्फेक्शन हो या फिर पीलिया की समस्या हो गई हो, जॉन्डिस वगैरह की समस्या हो गई हो, ठीक है ना, हेपेटाइटिस की समस्या हो, हमको अपने लीवर को डिटॉक्स करना है और डाइजेशन को ओवरऑल बैलेंस करना है। तो उसी हिसाब से हम कॉम्बिनेशन देखेंगे। साथ में परहेज क्या क्या करना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। पहले प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, नोट डाउन करें। सबसे पहले आता है एलोवेरा। सुबह सुबह खाली पेट 10 से 15 ml के आसपास एलोवेरा पिएंगे हम। जो एलोवेरा जूस आता है हमारा, एलोवेरा सिरप आता है, उसको सुबह खाली पेट पीना है, ठीक है। खाली खाली पेट, एक बार ये चीज ध्यान रखें, रिपीट नहीं करना है इसको। एलोवेरा पी लिया, अब आता है लिवोडॉक। 15-15 ml लिवोडॉक खाना खाने के 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद दिन में 2 बार। 15-15 ml लिवोडॉक खाना खाने के 1 घंटा बाद दिन में 2 बार। लिवोडॉक ले लिया। अब चूंकि डाइजेशन पे भी काम करना है तो और क्या क्या ऐड करेंगे, इसके साथ पुनर्नवा ऐड कर लें। सबसे पहले तो जो पुनर्नवा एक्सट्रैक्ट हमारा आता है, पुनर्नवा जूस, वो ऐड करें। कितना ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं, 5 से 10 ml के आसपास, उससे ज्यादा नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। साथ में डाइजीडॉक पाउडर ऐड करें। डाइजीडॉक कितना ऐड करना है मैं बता देता हूं आपको। 5 ग्राम के आसपास डाइजीडॉक लेंगे, ठीक है। दोपहर के लंच के बाद पानी में मिलाकर उसे पिएंगे, खाली दोपहर के लंच के बाद। और रात को त्रिफला जरूर ले। त्रिफला लेने का तरीका सबको पता चल गया ना, मैंने 1-2 बार रिपीट कर दिया। अगर पता चल गया तो एक बार थम्स अप करके दिखा दे। यस सर, हमें आइडिया लग गया, ओके। चलो चलो, क्लियर क्लियर क्लियर। अब हमने प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशंस को देख लिए, अब हम करेंगे परहेज पे काम। तो लीवर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले जिस खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी वैसा खाना नहीं खाएंगे। जैसे अंडा नहीं खाना है, चिकन नहीं खाना है, मटन नहीं खाना, पनीर, सोयाबीन, ये सब चीजें नहीं खाएंगे। दूध में भी प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या है, दूध का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, तो दूध भी नहीं पिएंगे। फल नहीं खाना है, क्योंकि फल लीवर के लिए उस वक्त अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है, फ्रुक्टोज के वजह से। तो फल भी हम नहीं खाएंगे। फल वैसे तो हर चीज में बताया जाता है, लेकिन लीवर वाले केस में फल नहीं खाना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। इतना चीज को अवॉइड करेंगे हम। खाएंगे क्या, जिसमें फाइबर ज्यादा हो वैसा चीज खाएंगे। दाल वगैरह में राजमा नहीं खाना है, चना दाल, ये सब चीज नहीं खाएंगे। मूंग दाल खा सकते हैं, पानी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और अपने खाने में हल्दी चुटकी भर ज्यादा मिलाए, ठीक है। हल्दी यहाँ पे अच्छा फायदा करेगा लीवर के लिए, खास करके जो स्वेलिंग वगैरह हो जाती है वो उससे कम हो सकती है। क्लियर, इन चीजों का ध्यान रखें। कार्डियोडॉक रस, ओके। चलो 4 प्रोडक्ट और देखेंगे, 4 या 5। कार्डियोडॉक, ये कार्डियोवास्कुलर इशू पे काम करेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। हार्ट अटैक की जो समस्या आती है, सीधा सीधा उसका जो रीजन है, बहुत सारे रीजन है लेकिन मोस्टली मैं बताता हूँ। आजकल आपने देखा होगा लोगों का खान पान तो खराब हो गया, लेकिन उसके वजह से जो सबसे ज्यादा सफर करता है ना, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगी वो आती है हमारे शरीर के जो हार्ट है ना, वो अच्छे से पंप नहीं कर पाते, क्योंकि आर्टरीज ब्लॉकेज की समस्या आ रही है। जो हमारे दिलों से जुड़ी हुई जो नलियां होती है उनमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है, फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के पास अच्छे से नहीं हो पाता, मसल्स जो है हार्ट के वो धीरे धीरे लूज हो जाते हैं, और कभी कभी तो हार्ट में भी ब्लॉकेज की समस्या आ रही है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो कार्डियोडॉक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होगा ये आप नोट डाउन करें। इसके बाद से 1-2 एक्स्ट्रा टिप मैं दूंगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे यहाँ पे फेनुग्रीक। फेनुग्रीक लेने का तरीका सबको पता है, सुबह सुबह खाली पेट 1 कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ। फेनुग्रीक ले लिया, अब क्या करना है, फेनुग्रीक लेने के बाद हम लेते हैं अपना मेन प्रोडक्ट कार्डियोडॉक रस। डोज 20-20 ml खाने के बाद दिन में
2 बार। 20-20 ml कार्डियोडॉक खाने के बाद दिन में 2 बार। कार्डियोडॉक ले लिया, उसके बाद से क्या करेंगे, सीबक डॉक जरूर ऐड करें। ये सीबक थॉर्न से बना हुआ है, और मैं बता दूं सीबक थॉर्न जो है वो एक लद्दाख और हिमालय पे मिलने वाली बहुत एक्सोटिक फ्रूट है। बहुत सारे फायदे हैं। इसको मॉडर्न जमाने की संजीवनी बूटी भी कहते हैं, इतना फायदेमंद ये जड़ी बूटी है। फल इसे कह सकते हैं आप, सीबक थॉर्न से हमने बनाया है सीबक डॉग जूस। कितना लेंगे, 15-15 ml दिन में 2 बार, ज्यादा नहीं लेना है। इसके बाद से रात को एक अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जरूर ऐड करें। अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल खाली रात को एक बार ऐड करेंगे, ये चीज ध्यान रखें। समस्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है या फिर ब्लॉकेज थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, इस केस में और क्या करेंगे, ये तो हमारा जनरल कॉम्बिनेशन हो गया। अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, ब्रैकेट में लिख लें एक्टिव फाइबर, ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रहेगा, चाहे तो दे सकते हैं, यहाँ पे भी हेल्प करेगा। एक्टिव फाइबर बहुत सारे जगह में हेल्प करता है, ये चीज ध्यान रखें। इतना चीज हमने ऐड कर लिया। परहेज क्या करेंगे, तला हुआ कम खाएं, ऑयली फूड से परहेज रखना है, ठीक है। सेकंड चीज क्या, गुनगुना पानी पिए। अब इसके बाद जैसे बहुत सारे जो यंगस्टर्स होते हैं जिनकी उम्र 25, 30, 35, 40 साल है, अगर उनका एलडीएल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या है वो होने लगती है, तो वो लोग सीधा जिम भागते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी है। अगर हम सीधा जिम जाएंगे ना, तो सबसे पहले तो हमारा जो बॉडी, हमारा हार्ट है, वो शॉक में चला जाएगा, इतना ज्यादा प्रेशर झेल नहीं पाएगा। और हमने देखा भी है कि बहुत सारे लोग जिम में एक्सरसाइज करते करते गिर जाते हैं, हार्ट अटैक की समस्या जिम में भी आती है। तो हमें ये गलती नहीं करनी। हम क्या करेंगे, अपने प्राणों पे काम करेंगे, यानी कि प्राणायाम करेंगे। इस वक्त कौन सा प्राणायाम इस केस में काम आएगा, नारी शोधन प्राणायाम। नारी शोधन प्राणायाम हमें डेली मॉर्निंग में 5-5 मिनट का 3 साइकिल रिपीट करना है। सुबह सुबह धूप में बैठ के 5-5 मिनट 3 बार नारी शोधन जरूर अभ्यास करें, और इसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। ये थेरेपी अपने आप में बहुत बड़ी थेरेपी है। अगर प्रोडक्ट के साथ साथ ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हम ऐड करते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा हमें मिलता है। क्लियर। चलिए अब हम 2 प्रोडक्ट एक साथ देखते हैं, गैस स्टॉक और कब्ज स्टॉक। ये दोनों प्रोडक्ट, गैस और कब्ज बड़ा कॉमन और छोटी प्रॉब्लम लगती है, और है भी छोटी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये गैस की समस्या सच में छोटी है, कब्ज की भी समस्या सच में छोटी है। किनके लिए छोटी है, जिनको साल में एक आध बार गैस की समस्या होती है या कब्ज की समस्या होती है, उनके लिए छोटी प्रॉब्लम है। लेकिन जिनको बराबर गैस बनता हो या बराबर कब्ज की शिकायत रहती है, उनका पूरा का पूरा डाइजेशन खराब हो जाता है। और गैस तो इतनी भयानक हो सकती है, मैं आपको एक केस समझाता हूँ। गुजरात में एक या 2 साल पहले का एक केस है, एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं याद है। गुजरात में नवरात्रि के समय जब डांडिया का इवेंट होता है, उस वक्त एक लड़के को हार्ट अटैक आई। 18, 20 या 22 साल का लड़का होगा, मुझे एज भी नहीं ध्यान है। जब वो हार्ट अटैक आने के बाद जब उसका डेथ हो गया, जब उसका एटॉप्सी रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में पाया गया कि उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, हार्ट से बिल्कुल हेल्दी था, उसको गैस बना होता है सीवियर लेवल का, फूड पाइप में बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से उसे स्ट्रोक आ गया। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो इसे हम सीरियसली लेंगे, बिल्कुल इसे मजाक में या हल्के में तो बिल्कुल ना लें। देखिए, गैस या फिर कब्ज, अगर ये दोनों केस है या दोनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम है, खाली 3 प्रोडक्ट का सॉल्यूशन हम रखेंगे। चाहे गैस हो या कब्ज हो या दोनों एक साथ हो, तीनों प्रोडक्ट हम एक साथ ही एक कॉम्बिनेशन में फॉलो लेंगे, ठीक है। कौन सा है मैं बता देता हूं आपको। पहला प्रोडक्ट आता है गैस स्टॉक, ठीक है। खाना खाने से 1 घंटा पहले एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार। खाना खाने से 1 घंटा पहले एक एक कैप्सूल गैस स्टॉक का दिन में 2 बार। गैस स्टॉक ले लिया। इसके बाद से हम क्या करेंगे, दोपहर के लंच के बाद, जब दोपहर का भोजन समाप्त हो जाए, 3 से 5 ग्राम डाइजीडॉक पाउडर लेंगे।
ठीक है, 3 से 5 ग्राम डाइजीडॉक पाउडर ले और इसे दोपहर के लंच के बाद पानी के साथ जरूर ले, ठीक है। इसके बाद से जब रात को डिनर हो गया, डिनर करने के 1 घंटे के बाद कब्ज डॉग ग्रैन्यूल भी ऐड करेंगे। ये आखिरी प्रोडक्ट रहेगा इस कॉम्बिनेशन का। 3 प्रोडक्ट है। कब्ज ग्रैन्यूल कैसे लेना है ये चीज नहीं भी नोट आपको करना है। इसका डोज भी 3 से 5 ग्राम के आसपास रहेगा। रात को डिनर के बाद 1 कप गुनगुने पानी के साथ लें, ठीक है। कब्ज ग्रैन्यूल खाने के बाद 1 कप गुनगुना पानी पी लें, या आधा ग्लास तक गुनगुना पानी पी सकते हैं। उसके बाद से थोड़ा वॉक वगैरह भी कर लें, ठीक है। एकदम से ना लेटे, थोड़ा सा टहल लें, ठीक है। और गैस पर परहेज का अगर आपको आइडिया होगा, ज्यादा तीखा सामान नहीं खाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, और खाना खा के एकदम से बैठे ना, थोड़ा वॉक जरूर करें, ये चीज ध्यान रखें। वीट ग्रास इसको अभी रहने देते हैं। क्लोरो हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में देख लिया। किड्जी डॉग के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद से ऑर्थोडॉग का कॉम्बिनेशन देखेंगे और ट्रेनिंग को वाइंड अप करेंगे। किड्जी डॉग ये बच्चों का मल्टीपर्पस प्रोडक्ट है। बहुत सारे दोस्तों ने ये गलती कर दी, उन्हें क्या लगा कि ये जो किड्जी डॉग प्रोडक्ट है ये खाली बीमार बच्चों को देना है। नहीं, आयुर्वेदा में हमें क्या सिखाया गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार होने का वेट नहीं करना है हमें। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे बीमार ना हो, उन्हें आप किड्जी डॉग साल में 2-3 बार भी दे देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। किड्जी डॉग बेसिकली हमारे बच्चों के मेंटल हेल्थ को भी बढ़ाता है और फिजिकल हेल्थ को भी बढ़ाता है, इसीलिए इसे मैं मल्टीपर्पस प्रोडक्ट कहता हूँ। हमारे फिजिकल हेल्थ में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है इम्यूनिटी। उसको बढ़ाने के लिए इसके अंदर एप्पल एक्सट्रैक्ट और तुलसी की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। गिलोय का इस्तेमाल किया गया है जो हमारे ब्लड के प्लेटलेट्स काउंट को भी